यह कहानी ऐसी लड़की की है जो अपने माँ बाप के साथ एक अलग ही प्लेनेट पर रहती है। यहाँ कॉलोनी थी जिसमें यह रहा करते थे और एक दिन वह यहाँ भी अकेली रह गई। अब इसकी क्या वजह थी, तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें रेमी नाम की एक बच्ची और उसके मॉम डैड थे। यह फैमिली एक प्लेनेट सियारे पर शटल कॉलोनी में रहते थे और उनके चारों तरफ कोई भी नहीं था। सारा बंजर इलाका था और ना कोई पड़ोसी, और अर्थ पर रहने वालों के साथ भी इनका कोई कॉन्टेक्ट नहीं था। इनका यहाँ फार्म हाउस भी था जहाँ यह कुछ जानवर पाला करते थे और रेमी के डैड ग्रीन हाउस में सब्जियां भी उगाया करते थे। रेमी की नज़र हमेशा दूर रहती थी। वह जानना चाहती थी कि हम थोड़ा आगे जाएं तो आगे की दुनिया में क्या है, कैसी है। इसलिए यह दूर के पहाड़ों को हमेशा देखा करती थी कि एक दिन वह भी वहां जाएंगी, मगर इसकी मॉम हमेशा मना करती थी। इन लोगों को उम्मीद थी कि कभी ना कभी इस प्लेनेट पर भी अर्थ की तरह ही लोग आकर बस जाएंगे। एक दिन रेमी के डैड लेट आते हैं और परेशान लग रहे थे। रेमी भी मॉम डैड की चुपचाप बातें सुनती है तो डैड कहते हैं कि उनको लगता है कि उनके घर के आसपास कोई अजनबी लोग हैं जो उनके घर में घुसना चाहते हैं। अब रात को डैड रेमी के पास आते हैं और कहते हैं कि बेटा परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो कुछ भी तुमने सुना है वह मैं संभाल लूंगा। फिर एक दिन रेमी जब सुबह जागती है तो खिड़की पर किसी ने खून से लिखा हुआ था कि यहाँ से चले जाओ। तो यह देखकर सब डर जाते हैं और रेमी के डैड ने राइफल उठा ली थी और वह यहाँ वहाँ देखते हैं कि कौन है जो यह सब कर रहा है। तभी कुछ देर बाद इनको 3 लोगों की आवाज़ सुनाई देती है जो 6 होने का नाटक कर रहे थे ताकि इनको लगे कि यह बहुत सारे हैं। रेमी के डैड चिल्लाकर कहते हैं कि जो भी है सामने आ जाए। अब मॉम डैड सारा दिन निगरानी करते हैं कि ऐसा कौन है जो उनके घर में घुसना चाहता है। उधर रेमी सोचती है कि उनके जानवर ठीक होंगे या नहीं, इसलिए वह बिना किसी को बताए ही चुपचाप बाहर निकल जाती है। जब यह जाकर देखती है तो पता चलता है कि जानवर ठीक हैं। जब इसकी मॉम को पता चलता है कि रेमी घर पर नहीं है तो वह उसको देखने बाहर जाती है। जब रेमी वापस आ रही थी तो उन लोगों ने भी इसे देख लिया था जो घर के बाहर छुपे हुए थे। वह रेमी को पकड़ना चाहते थे, पर तभी रेमी के डैड गोली चलाकर एक आदमी को मार देते हैं और उसकी मॉम दूसरे को रोकती है और चाकू से मार देती है। यह रेमी को अंदर ले आती है। बाहर रेमी के डैड आखिरी इंसान को भी मारते हैं पर गोली उसके पैर पर लगती है जिससे वह घायल हो जाता है। अब रेमी के डैड पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं और उसकी मॉम मरे हुए लोगों के हथियार जमा करती है। रेमी देखती है कि मरने वालों में से एक लड़की भी थी। अब रेमी और इसकी मॉम ने खुद को यहाँ पर घर में बंद कर लिया था और डैड का इंतजार करने लगती हैं, मगर रात निकल जाती है पर रेमी के डैड अभी भी वापस नहीं आए थे। अब रेमी की मॉम अपने हाथ में एक बड़ा चाकू लेकर रेमी का हाथ पकड़कर रेमी के डैड को ढूंढने का फैसला करती है। तभी इनके दरवाजे पर एक अनजान आदमी अंदर आता है। इसका मतलब रेमी के डैड मर चुके थे। इसी अनजान आदमी ने उन्हें मार दिया था। यह अनजान आदमी कोई और नहीं बल्कि वही था जिसके पैर पर रेमी के डैड ने गोली मारी थी। इसका नाम जेरी होता है और कहता है कि तुम लोगों ने मेरे मॉम डैड को मारकर यहाँ कब्जा कर लिया है। यह मेरा घर है, इसलिए मैं अब यहाँ से नहीं जाऊँगा और अगर तुम मेरे साथ अच्छे से बर्ताव करोगी तो यहाँ पर अपनी बेटी के साथ रह सकती हो। वैसे भी तुम्हारे हस्बैंड को तो मैं मार चुका हूँ। मैं तुम दोनों की जिम्मेदारी उठाने के लिए भी तैयार हूँ। मगर यह सुनकर रेमी की मॉम रेमी को लेकर बाहर आ जाती है और छुप जाती है। रेमी बहुत ज़्यादा रोती है और मॉम से कहती है कि हम चलें यहाँ से, मगर इसकी मॉम जानती थी कि इस प्लेनेट से बाहर ज़िंदगी आसान नहीं है। इसके बाद यह उसी घर में जेरी के साथ रहने का फैसला करती है, मगर जेरी का ध्यान कहीं और था तो यह मौका पाकर घर में घुसती है और चाकू लेकर जेरी पर हमला कर देती है। मगर यह इसकी मॉम को पकड़कर गन से हमला ही करने वाला था, मगर रुक जाता है और कहता है कि मुझे साबित करने का 30 दिन का मौका दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। तो वह कहती है कि मैं तुमसे कुछ नहीं चाहती, बस इतना कर दो कि मैं रेमी के डैड की मौत के बाद उन्हें दफनाना चाहती हूँ। जेरी भी तैयार हो गया था और रेमी के डैड के साथ साथ अपने साथियों को भी दफना देता है जो रेमी के डैड ने मारे थे। अब यह इस अनजान आदमी के साथ रहने लगी थी। रेमी बार बार कहती थी कि मॉम चले यहाँ से, पर इसकी मॉम जानती थी कि बाहर जेरी से भी ज़्यादा बहुत बड़े खतरे हैं। अब रेमी जेरी पर नज़र रखने लग गई थी। वह देखती है कि इसके पास बहुत बड़े हथियार हैं। अब वह उसका बैग चेक करती है तो उसमें से मास्क और एक लड़की की तस्वीर मिलती है। यह वही लड़की थी जिसको रेमी की मॉम ने रेमी को बचाने के खातिर मार दिया था। अब रेमी और उसकी मॉम 30 दिन गिनना शुरू कर देती है जैसा कि जेरी ने वादा किया था। अब जेरी बाहर का काम संभालता और रेमी की मॉम घर का काम संभालती। एक दिन रेमी की मॉम स्टोर से पालतू रोबोट निकालती है जो रेमी का अच्छा दोस्त बन गया था। यह बोलता और रेमी से बातें करता था। एक रात रेमी की मॉम बैठकर जेरी से बातें करती है और सच्चाई बताती है कि जब हम यहाँ पहुँचे थे तो तुम्हारे मॉम डैड पहले ही मर चुके थे। हम पृथ्वी पर रहने वाले लोग हैं, मगर हमारा स्पेसशिप क्रैश हो गया और हम यहाँ फंस गए। सच्चाई जानने के बाद जेरी भी अब ठीक रहता है इनके साथ और रेमी की मॉम और जेरी के बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगती है। मगर यह
यह बात रेमी को अच्छी नहीं लगती। वह आज भी जेरी को अपने डैड का कातिल समझती हैं। इसलिए अब रेमी बिना सोचे समझे स्टेशन छोड़ने का फैसला कर लेती है। इसे यह भी नहीं पता था कि इसे जाना कहाँ है। अब यह थोड़ा आगे जाती है तो देखती है कि इनका प्लेनेट कांच से ढका हुआ है, मतलब बाहर कोई लाइफ नहीं थी, जो भी थी इसके अंदर ही थी जहाँ पर इनका घर था। तभी रेमी को एक दरवाज़ा नजर आता है। यह इसे खोलती है और अंदर चली जाती है। अब अंदर बहुत अंधेरा था तो यह टॉर्च बॉल की मदद से आगे बढ़ती है, मगर टनल में ऑक्सीजन की कमी से इसकी सांस रुक जाती है और यह बेहोश हो जाती है। जब इसे होश आता है तो यह अपने बिस्तर पर थी। जेरी इसे वहां से बचाकर ले आया था। वह कहता है कि दरवाजे के उस पार धूल मिट्टी और ऑक्सीजन की कमी के अलावा कुछ भी नहीं है। तुम यह बात मान लो कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। एक दिन जेरी को गिटार मिलता है। यह रेमी की मोम को दे देता है। वह गाना गाती है, वही गाना जो अक्सर वह फैमिली के साथ गाया करती थी। इसका मतलब जेरी को इन्होंने फैमिली में शामिल कर लिया था। यह देखकर रेमी रोने लगती है और खुद को कमरे में बंद कर लेती है। इसकी मोम इसको मनाने जाती है पर यह नहीं मानती तो इसको गुस्सा आ जाता है और यह जेरी को मारने के लिए गन उठा लेती है, क्योंकि यह सोच रही थी कि इसकी वजह से मेरी बेटी नाराज हो गई और मैंने हस्बैंड को भी खो दिया। यह गन चलाती है मगर इसमें गोलियां नहीं होती तो यह चाकू लेने भागती है। जेरी भी इसके पीछे जाता है और इसने रेमी की मोम को भी मार दिया था। अब आगे उसे बहुत कुछ सहना था। एक अनजान आदमी और अपने मोम डैड के कातिल के साथ जिंदगी गुजारनी थी। यह भागती है पर जेरी इसे पकड़ लेता है। अब रेमी के पास जेरी के पास रुकने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। यह रेमी की मोम को भी उसी पहाड़ पर दफना दिया जाता है जहाँ बाकी को दफनाया था। अब वक्त गुजरता है और रेमी बड़ी हो जाती है। वह एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बनती है जो जेरी के साथ रह तो रही थी पर उदास और चुप रहती थी। फिर एक दिन जेरी रेमी को गोलियों से भरी हुई गन देता है। आज तक रेमी ने जेरी को मारने की कोशिश नहीं की थी। इसका मतलब यह नहीं था कि जेरी उसको अच्छा लगता था। वह आज भी इसको एक कातिल समझती है। दूसरी तरफ जेरी यह चाहता था कि रेमी सब कुछ भूलकर हंसी खुशी मेरे साथ रह ले। एक दिन वह उसको एक तालाब पर लेकर जाता है। रेमी पहली बार तालाब में नहा रही थी। फिर जब यह घर आता है तो जेरी रेमी को उसकी मोम की बनाई हुई तस्वीर देता है। यहाँ जेरी के इरादे ठीक नहीं थे। यह रेमी को पकड़कर गले लगाने की कोशिश करता है। यह देखकर रेमी डर जाती है और अब तो वह रात को भी डरने लगी थी। इसे जेरी के साथ रहना अच्छा नहीं लग रहा था। एक दिन जेरी रेमी से कहता है कि अब इस प्लेनेट पर तुम और मैं ही बचे हैं। हम दोनों साथ रहें और बच्चे पैदा करके हमारी नस्ल को आगे बढ़ाएं ताकि यहाँ इंसानों का वजूद कभी ख़त्म ना हो। मगर रेमी मना कर देती हैं कि चाहे मैं इस प्लेनेट पर आखिरी ही क्यों न बच जाऊं, पर मेरे मॉम डैड के कातिल के साथ ऐसा कभी नहीं करूँगी। इतना कहकर वह रोबोट मशीन के साथ बाहर चली जाती है। बहुत सोचने के बाद इसने यह जगह छोड़ने का फैसला कर लिया था, पर जेरी को रेमी के इन इरादों के बारे में पता चल जाता है। इसलिए वह रेमी के कमरे से मास्क लेकर बाहर आ जाता है ताकि वह इसे कभी छोड़कर ना जाए। तो रेमी भी इसके पीछे भागती है, मास्क लेने की कोशिश करती है, मगर यह गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। जब इसको होश आता है तो यह खुद को बेड पर बंधा हुआ पाती है। इसके सामने जेरी था। इसके इरादे गलत लग रहे थे। यह रेमी से कहता है कि तुम अब भी सोच सकती हो, मगर यह इसकी बात सुनने को तैयार नहीं थी। मगर फिर जेरी रेमी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है तो इसकी चीखों की आवाज़ सुनकर वह पालतू रोबोट अंदर आ जाता है और अपने हथियारों का इस्तेमाल करके जेरी को दूर फेंक देता है। मगर जेरी अभी भी मरा नहीं था। वह गोली चलाकर रोबोट को खत्म कर देता है। उधर रेमी ने भी खुद को छुड़ा लिया था और बंदूक उठाकर तुरंत जेरी पर गोली चला देती है, जिससे वह मर जाता है। अब थोड़ी देर बाद यह सोचती है कि यह यहाँ पर कितनी अकेली है। इसका रोबोट दोस्त भी खराब हो गया है। यह अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए अपने मॉम डैड की कब्र के पास ही सोया करती थी। अब यह ऐसे अकेले ही अपने दिन गुजार रही थी, जानवरों के साथ टाइम पास करती और फिर उसने अपने रोबोट दोस्त को भी ठीक कर लिया था। अब यह यहाँ से जाना चाहती थी इस उम्मीद के साथ कि शायद इस ज़मीन पर उसे कोई इंसान मिल जाए। जाते हुए यह अपने रोबोट दोस्त को अलविदा कहती है और जाते हुए आखिरी बार हर चीज़ को देख रही थी और फिर यह मास्क लगाकर उसी सुरंग के अंदर जाने लगती है जहां से उसने बचपन में भी जाने की कोशिश की थी। अब वह दूसरी तरफ निकलती है तो दूर दूर तक बंजर जमीन थी, धूल मिट्टी थी और कोई भी नहीं था। यह सोचती है कि जब तक मैं जिंदा रहूंगी ऐसे ही इंसानों की खोज करती रहूंगी। और इसी खोज के साथ यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, यह मूवी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली मूवी के साथ।